हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक से पहले बता दूं कौन से पेपर में टॉपिक आता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों का निर्वचन, और उसी में टॉपिक है निर्वचन के आंतरिक सहयोगी। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसको फिर से बताना शुरू करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ का निर्वचन करना या एक्सप्लेन करना। तो इंटरप्रिटेशन करना कोर्ट की प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी ड्यूटी होती है। न्यायालय का प्रथम कर्तव्य होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट उसके सामने आए तो न्यायालय विधायिका की व्याख्या करती है, लॉ को एक्सप्लेन करती है, लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन करती है, और न्यायालय जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसका निपटारा करती है। ऐसा करने में उसे विधायिका का आशय मालूम करना आवश्यक है। उसे पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये लेजिस्लेचर बनाया गया है और क्यों बनाया गया है। चूँकि विधायिका की इच्छा कानून के रूप में दिखाई जा चुकी है, इसलिए कोर्ट की केवल एक ड्यूटी होती है कि जो कानून की भाषा की परिसीमा के भीतर ही विधायिका के आशय को खोज निकालना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सिंस द विल ऑफ द लेजिस्लेचर इज द एक्सप्रेस जनरली इन द फॉर्म of statutes, the prime concern of the court is to find out the intention of the legislature in the language used by the legislature in the statutes। तो देखिए, न्यायालय की ड्यूटी है कि जब भी कोई इसके सामने डिस्प्यूट आए तो कोर्ट जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया जो लॉ था उसके अनुसार उसको सेटलमेंट करती है। इसी इंटेंशन के लिए उसे लेजिस्लेचर का आशय मानना होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से कोर्ट से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, सदियों से न्यायालय द्वारा इसे खोज में कुछ स्पष्ट सिद्धांत इसके सामने उभर कर आए कि न्यायालय मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं करेगा। इसी प्रिंसिपल्स को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहा गया है। सिद्धांतों के निर्वचन का सिद्धांत या नियम का सिद्धांत कहा गया है। और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन और उसका मीनिंग शब्दों को अधिकतर एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो लीगली तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। देखिए, जब कानून बनता है तो उसका किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, ये न्यायालय को बहुत एहतियातन करना चाहिए ऐसे काम कि न्यायालय मनमाने ढंग से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। न्यायालय कोर्ट लगातार अभ्यास से, अपने एक्सरसाइज से जब भी कोई डिसीजन आता है तो करता चला जाता है। और कभी कभी वो क्या करता है कि एक शब्दों का एक नेचुरल अर्थ पहले पता लगाता है, और यही उसकी एक आर्ट होती है कि कैसे वो क्या करेगा कि पता करेगा कि कानून विधायिका की इच्छा है। एक कानून जो होता है वो विधायिका की इच्छा है। स्टैट्यूट इज़ द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इस इच्छा को किस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग केस में आपने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कोर्ट का देखा होगा। तो चलिए, अब पहली चीज़ की इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती हैं। तो शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिन नोट्स, हेडिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेक्शंस और इंडिविजुअल सेक्शंस। तो देखिए, इसके निम्नलिखित विवरण हो सकते हैं। संक्षिप्त शीर्षक, लघु नाम कह सकते हैं इसको, दीर्घ शीर्षक, विस्तृत नाम और उद्देशिका, प्रियम्बल, और मार्जिनल नोट्स, सीमांत नाम, टिप्पणी और धाराओं के शीर्षक। तो हेडिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सेक्शन और इंडिविजुअल सेक्शंस। तो चलिए पहले इसको एक एक करके पहले मैं इसको बताना शुरू करूँगी। फिर पहले आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूँ कि कितने तरीके के होते हैं। 12 तरीके के होते हैं। तो पहले 12 तरीके के आपको नाम पता होने चाहिए। डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल, पंक्चुएशंस। तो परिभाषा या निर्वचन खंड, परंतुकु, उदाहरण या दृष्टांत, अपवाद एवं प्रत्यावर्ती खंड, स्पष्टीकरण, अनुसूची, विराम चिन्ह। तो दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करें। सबसे पहले लघु शीर्षक अथवा शॉर्ट टाइटल। देखिए, ये कानून को केवल पहचान बनाने के दिए गए नाम को कहते हैं कि किसी लॉ को किस तरीके से रिकग्नाइज किया जाएगा। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या केवल अधिनियम की पहचान मात्र है, उसका वर्णन नहीं करते या अधिनियम के उल्लेख को मात्र सरल बनाते हैं।
तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कानून को जो उसका शॉर्ट टाइटल होता है उसको उससे पहचाना जाता है, और किसी एक्ट को पहचानने के लिए ये मात्र एक नाम है। और जैसे मैंने आपको नाम बताया, और भी बहुत सारे नाम आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 भी इसमें लिख सकते हैं। कुछ आधुनिक कानूनों में अधिनियम का जो शॉर्ट टाइटल होता है कभी कभी अधिनियम के लगभग अंत में किसी प्रोविज़न में दे दिया जाता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1 की एक अन्य बातों के अलावा यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि टाइटल से ही आपको नाम पता चल जाता है कि हाँ ये किससे चीज़ें रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का, किसी भी लॉ का टाइटल होना ज़रूरी है। जैसे शॉर्ट टाइटल होगा तो उतनी ही आसानी से आम जनता भी उस टाइटल को अपने आप से जोड़ पाती है और उसको पहचान पाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि लॉन्ग टाइटल। तो अब ये कानून के शीर्ष में लिखा जाता है। इसमें कानून का संक्षिप्त और लगभग प्रयोजन निर्धारित होता है। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 का दीर्घ शीर्षक है आपराधिक प्रक्रिया को समेकित एवं संशोधित करने संबंधी अधिनियम। उसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो दीर्घ शीर्षक है न्यायालयों में सिविल न्यायालय न्याय व्यवस्था को समेकित एवं संशोधित करने संबंधी प्रक्रिया अधिनियम, तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1934 का जो लॉन्ग टाइटल है वो है खाद्य में अपमिश्रण निवारण हेतु अधिनियम। तो ये आप देखेंगे कि जो एक्ट थे उनके अंदर भी लघु शीर्षक किस तरीके से दिया गया हुआ है और किस तरीके से पूरा बताया गया वो आप याद रख लेंगे। देखिए किसी भी चीज़ में 12 जो आपको बताए गए हैं कि आंतरिक सहयोगी कौन कौन से होंगे, तो सारे के सारे आपको 12 के 12 आपको नाम पहले याद रखने हैं और एक एक करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें बहुत सारे केस लॉ भी मैं आपको बताती रहूँगी कि केस लॉ भी कौन कौन से इसमें केस लॉ आए हैं। तो आप एक केस लॉ का आपने नाम सुना होगा, फिशर बनाम रेवन। फिशर बनाम रेवन में भी कहा गया था कि जो फिशर बनाम रेवन में भी कहा गया था कि टाइटल किस तरीके का होगा। ये बताया गया कि लॉन्ग टाइटल किस तरीके से होना चाहिए कि ताकि सब लोग उस प्रयोजन को जान सकें कि उस अधिनियम का प्रयोजन क्या है। तो आपने थर्ड जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है प्रियम्बल। तो देखिए अधिनियम में प्रियम्बल का भी प्रमुख जिक्र होता है और प्रियम्बल जो है वो किसी एक्ट में प्रमुख एक ऑब्जेक्ट का वर्णन होता है, इसीलिए इसे कानून का लॉ का ही एक पार्ट माना जाता है। इस कारण न्यायालय ने इसको निर्वचन का एक आंतरिक सहयोगी के रूप में मान्यता प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि प्रियम्बल क्या करता है, लेजिस्लेचर विधायिका के मस्तिष्क को खोलने की चाबी है। परंतु स्पष्टता यह कहा गया है कि यदि किसी अधिनियम की भाषा स्पष्ट व असंदिग्ध है तो निर्वचन के सहयोगी के रूप में उद्देशिका की कोई भूमिका नहीं होगी। तो इसका मतलब उद्देशिका प्रियम्बल बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आसानी से समझ में आ सकेगा। तो न्यायालय ने निर्धारित किया कि देखिए कि उद्देशिका जो अगर अनक्लियर होगी तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, जितनी वो क्लियर होगी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी एक एक करके। तो चलिए नेक्स्ट आपको और बता दें कि इसमें क्या क्या आप याद करेंगे। मार्जिनल नोट्स, इनको भी आप याद रखेंगे कि पार्श्व टिप्पणी वो टिप्पणी होती है जो किसी अधिनियम में धाराओं के बगल में लिखी जाती है और वो धाराओं के प्रभाव को स्पष्ट करती है। इनको मार्जिनल नोट्स कहते हैं। और कभी कभी मार्जिनल नोट्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अधिनियम का उचित अर्थ ज्ञात कर लिया जाता है। तो चलिए इसमें मैं आपको केस भी बता दूं। आपको नाम सुना है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1955 SC 661। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्धारित किया था कि संविधान के अनुच्छेद 286 का मार्जिनल नोट्स संविधान का ही भाग है और इस कारण इस अनुच्छेद के उद्देश्य एवं अर्थ को समझने के लिए इसका सहयोग लिया जा सकता है। तो आर्टिकल 286 का मार्जिनल नोट्स क्या था, माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंध। तो जो चीज़ कोई गुड्स हो रही है, सेल परचेज हो रहा है, उसका उसमें जो टैक्स लग रहा है उसके बारे में रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, ये
पूरी तरीके से आर्टिकल 286 में बताया गया था। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिनियमों में मार्जिनल नोट्स के विपरीत संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के कारण ये संविधान का भाग है और प्राइमा फेसी संविधान के उद्देश्य व अर्थ को जानने का एक संकेत भी है। तो आपने इस केस को याद कर लेंगे और इस केस को एक्सप्लेन कर देंगे, जितना मैंने बताया उतना लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हेडिंग ऑफ सेक्शंस, हेडिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेक्शंस और ऑफ ए इंडिविजुअल सेक्शंस। धाराओं के शीर्षक, ये हेडिंग आपको बड़ी लगे तो आप हेडिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेक्शन की जगह हेडिंग ऑफ सेक्शंस भी कर सकते हैं। तो धारा शीर्षक एवं धारा कुछ धाराओं के समूह के ऊपर भी लिखा जाता है। तो जैसे न्यायालय ने शीर्षक को धारा एवं धाराओं के समूह को उद्देशिका माना, इसीलिए किसी अधिनियम के निर्वचन में शीर्षक को उद्देशिका के समान ही महत्व प्रदान किया गया है। तो किसी उपबंध के अर्थ की संदिग्धता को शीर्षक के सहयोग से दूर किया जा सकता है। अगर आपको हेडिंग ऑफ सेक्शन पता चल जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, परंतु जहाँ कहीं पर अगर शीर्षक ही हम कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो शीर्षक की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। तो आपको शीर्षक कैसा होना चाहिए जो पूरी चीज़ों को क्लियर कर सके। तो चलिए नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, परिभाषा या निर्वचन खंड। देखिए डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, तो देखिए उस कानून पर जहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये परिस्थितियों के अनुसार वो शब्दों का अर्थ बदल सकता है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब ही लॉ का एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ये परिस्थितियों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी। तो इसमें भी आप एक केस याद रख सकते हैं, बम्बई राज्य वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 610। उच्चतम न्यायालय ने JJ हॉस्पिटल के ग्रुप्स को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत इंडस्ट्री माना था और न्यायालय ने कहा था कि इस अधिनियम की धारा में जो परिभाषा क्लॉज खंड है उसको सीमित रूप से इंटरप्रिटेशन न करके उसको एक लार्ज तरीके से एक्सप्लेन किए जाने की ज़रूरत है। तो इस केस में पहली चीज़ आप क्या ध्यान रखेंगे कि क्या कहा गया था कि हॉस्पिटल के समूह को भी इंडस्ट्री मान लिया गया था। तो नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, जो नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताऊंगी प्रोविज़ो, और प्रोविज़ो में परंतु भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी धारा में प्रोविज़ो के जोड़े जाने की प्राकृतिक अवधारणा यही है कि यदि प्रोविज़ो जोड़ा ना गया तो धारा का जो अनियमित भाग है प्रोविज़ो की विषय वस्तु को स्वयं के अंदर सम्मिलित कर लेता है। तो प्रोविज़ो का निर्वचन का साधारण नियम यही है कि प्रोविज़ो को पूर्णतः उसके शाब्दिक उसके मेन अर्थ में नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस धारा के जो एरिया में जो चीज़ें कवर होंगी उसको एक लिमिटेड तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। यहाँ पर प्रोविज़ो का मीनिंग एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन से भी है। तो चलिए एक केस बताते हैं कि R वर्सेस लीड्स प्रिंस गवर्नर का केस था, बहुत पुराना केस है 1964 2QB 625, जिसमें कहा गया कि अधिनियम के मुख्य भाग का ऐसा निर्वचन नहीं किया जा सकता है जिससे उसका प्रोविज़ो अनावश्यक और प्रभावहीन हो जाए। तो हम किसी भी तरीके से मेन पार्ट का इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं कर सकते हैं कि प्रोविज़ो क्या हो जाए, अनअफेक्टेड हो जाए, उसका कोई भी प्रभाव ना रहे। यह भी निश्चित है कि भाषा सुस्पष्ट न होने पर कोर्ट द्वारा प्रोविज़ो का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि लेजिस्लेशन ने एक हाथ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। तो इस तरीके से नहीं इसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली इसको क्लियर कर दिया गया। बहुत सारे केसेस और भी आए जिसमें प्रोविज़ो को बताया गया है। एक केस और आप देख सकते हैं, विशेष कुमार वर्सेस शांति प्रसाद। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विधायिका द्वारा प्रमुख उपबंध में स्पष्ट किया गया कि आशय इंटेंशन परंतु द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, कि अगर इंटेंशन को भी हम क्या कर सकते हैं प्रोविज़ो के द्वारा हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो चलिए प्रोविज़ो क्या क्या कर सकती है। तो प्रोविज़ो कहते हैं कि 4 ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकती है। पहली चीज़ कि यह अधिनियम के केवल एक वैकल्पिक परिशिष्ट की तरह कार्य करे जिसका उद्देश्य केवल क्या होना चाहिए, कानूनी प्रोविज़न के एक एक्चुअल मीनिंग को स्पष्ट करना हो। दूसरी चीज़, या कुछ विषयों को अपवाद बनाए या उसे विशेषित करे। तो ये आप 2-3 बातें याद रख लेंगे तो
काफ़ी सफिशेंट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सेप्शंस और इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन के बाद एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। तो पहली चीज़ इलस्ट्रेशन, उदाहरण। कभी कभी कानून की धाराओं में उदाहरण इस आशय से जोड़े जाते हैं कि धाराओं के अंतर्गत वर्णित विधि के उपबंधों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। तो बहुत सारे भारतीय अधिनियम में कई धाराओं के बाद इलस्ट्रेशन जोड़े गए हैं। चूँकि उदाहरण विधायिका के आशय का ज्ञान कराते हैं, अतः वे कानून बनाने वाले के इंटेंशन का एक अच्छा संकेत देते हैं। तो जब हमें उदाहरण मिल जाता है तो बहुत जल्दी हम चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए आगे इसको मैं बता दूं कि इसमें केस भी आपको बता दूं कि पहली चीज़, आप महेश चंद्र शर्मा और राजकुमारी शर्मा, केस का नाम याद रखेंगे, महेश चंद्र शर्मा वर्सेस राजकुमारी शर्मा, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 869 में भी कहा गया था कि जो इलस्ट्रेशन है धारा का ही भाग है और ये धारा के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। तो अब एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज की किसी अधिनियमित में अपवाद ऐसी विषय वस्तु को अधिनियमित के क्षेत्र से परे रखने के लिए निविदिष्ट किया जाता है जो यदि ऐसा न किया जाए तो अधिनियमित के क्षेत्र में ही होता। तो ये बात चाहे आपको अभी ना समझ में आई, लेकिन सरल भाषा में कह दें कि एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है। तो जहाँ लॉ है वहाँ एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं। तो जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो हत्या की परिभाषा देती है, उसमें भी 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, 5 अपवाद दिए गए हैं, और इन सभी की सब भाषा आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि से प्रारंभ होती है। कि जो कैपेबल होमोसाइड जो है वो जो कैपेबल होमोसाइड नहीं है यहाँ से प्रारंभ होती है। तो अपवाद एक्सेप्शन किस बात की पुष्टि करते हैं कि जो विषय अपवाद के रूप में अलग नहीं किए गए हैं वे प्रमुख उपबंध में सम्मिलित हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो हत्या की परिभाषा देती है वहाँ 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो अब सेविंग क्लॉज भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि जो व्यवहारिक खंड होते हैं किसी कानून के रिपील व पुनः अधिनियमन की दशा में निविष्ट किए जाते हैं। इसके द्वारा जो रिपील कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकारों में कोई बैरियर नहीं डाला जाता और न ही नए अधिकार दिए जाते हैं। तो सेविंग क्लॉज को रिपील करने वाले कानूनों में निविष्ट किया जाता है और कानून के प्रमुख भाग व सेविंग क्लॉज में विरोध होने पर सेविंग क्लॉज को अस्वीकार किया जाएगा। अगर कोई कानून का कोई भाग और सेविंग क्लॉज में कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो सेविंग क्लॉज को क्या किया जाएगा, अस्वीकार किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी पर एक केस आप याद रखेंगे, सीमा शुल्क कलेक्टर वर्सेस मोदी रबर लिमिटेड का केस आप याद रखेंगे। 1992 सुप्रीम कोर्ट 1514 में कहा गया था कि मुख्य खंड के अपवाद के रूप में कोई उपबंध हो तो उसका निर्वचन इंटरप्रिटेशन उस प्रोविज़न के संदर्भ में ही किया जाएगा, उसके रेफरेंस में ही किया जाएगा। तो नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। उपबंधों के अर्थ को स्पष्ट करने के उद्देश्य से तथा शंका व अगर कहीं पर डाउट हो उसको दूर करने के ऑब्जेक्ट से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दुष्प्रेरक शब्द की परिभाषा के साथ 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। कई बार स्पष्टीकरण किसी कानून की अधिनियमित के साथ नहीं बल्कि बाद में भी जोड़े जाते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा दी गई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन किया गया और उसके साथ ही 2 एक्सप्लेनेशन जोड़े गए। वो एक्सप्लेनेशन कब जोड़े गए थे? 1973 और 1975 में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी धारा में कई क्लॉज होने के बावजूद केवल एक स्पष्टीकरण ही जोड़ा गया हो, जैसे CPC 1908 की धारा 20 के साथ है। ऐसे में देखा जाना आवश्यक है कि उनमें से किस खंड से स्पष्टीकरण संबंधित है। तो चलिए यहाँ पर किसी एक्सप्लेनेशन के क्या ऑब्जेक्ट होंगे? स्वयं अधिनियम के अर्थ तथा इंटेंशन को स्पष्ट करना, अधिनियम के ऑब्जेक्ट को अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक पिलर देना, कानून द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को यह छीन नहीं सकता है और ना ही अधिनियम के निर्वचन में रोड़ा अटकाकर उसके संचालन को नष्ट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें केस भी था, बेहटा सहकारी विकास गन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था कि प्रमुख उपबंध व उसके स्पष्टीकरण में विरोध होने पर न्यायालय का साधारण कर्तव्य है कि वह दोनों में सामंजस्य लाने का प्रयास करे। अगर प्रमुख प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशन में
कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट की ड्यूटी क्या है कि दोनों में कोऑपरेशन बैठाए, दोनों में सहयोग करे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लेनेशन के बाद शेड्यूल्स और किसी अधिनियम में संलग्न अनुसूची उस अधिनियम के अंतर्गत मांग और अधिकारों को किस प्रकार निपटारा किया जाए, अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए बतलाती है। कभी कभी अनुसूची में टेबल के रूप में कुछ विषय भी वर्णित किए जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान में, ताकि यूनियन और स्टेट अपने अपने क्षेत्र में लॉ बना सके। अनुसूची देखिए, शेड्यूल जो होते हैं लॉ का ही एक पार्ट होते हैं, और किसी धारा को, सेक्शन को इंटरप्रिटेशन करते समय कोर्ट शेड्यूल से सहयोग ले सकती है। इस प्रकार एक्ट की अगर सच्ची सोल को समझना है तो शेड्यूल का इंटरप्रिटेशन करते समय धाराओं से भी सहयोग लिया जा सकता है। कभी कभी शेड्यूल में क्या दिए रहते हैं, टेम्परेरी प्रोविज़न भी दिए रहते हैं, ताकि अधिनियम तब तक अस्तित्व में रहे जब तक कि अधिनियम के प्रमुख उपबंध प्रवर्तित होना प्रारंभ न कर दें, जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की नवी अनुसूची में है। तो नेक्स्ट, पंक्चुएशंस, विराम चिन्ह। प्राचीन काल में कानून बिना विराम चिन्ह विधानों के पारित किए जाते थे, और इसलिए स्वाभाविक था कि न्यायालय इस ओर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बाद में पंक्चुएशन का बहुत ध्यान से प्रयोग किया जाने लगा, और जब कोई विषय न्यायालय के समक्ष इंटरप्रिटेशन के लिए आता है तो न्यायालय उस प्रोविज़न को पहले उसी आकार में देखता है जिस आकार में वो पंक्चुएशन लेजिस्लेशन सहित वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो न्यायालय क्या करता है, पहले पढ़ता है पूरा कि कहाँ कहाँ पंक्चुएशन का प्रयोग किया गया है और किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर माना गया है कि केस में अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंद बोस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि पंक्चुएशन विधानों को नियंत्रण करने वाला तत्व नहीं माना जा सकता है, इसीलिए वो विधान के स्पष्ट अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। दादाजी बनाम सुखदेव बाबू, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 150 में भी कहा गया था कि किसी कानून की स्पष्ट भाषा व स्पष्ट अर्थ को पंक्चुएशन लेजिस्लेशन स्वतः अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर पंक्चुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से। तो जितने भी आपने देखे निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कौन कौन से होंगे वो मैंने सारे आपको एक शब्दों में बता दिए और उसका मीनिंग भी बता दिया। आप फटाफट याद कर लेंगे कि ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो निर्वचन के आंतरिक सहयोगी कितने हैं, 12 हैं। और सबसे फटाफट लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिन, हेडिंग ऑफ सेक्शंस, डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशन क्लॉज, प्रोविजो, इलस्ट्रेशन, एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल और पंक्चुएशन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और ये आपने देखा कि मैंने सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से डिटेल कर दी हैं ताकि आप पूरे आंसर्स को अपने लिख सकें। थैंक यू।